अब आज हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में कुछ नए मेथड्स। ठीक है। और आज हमारा ये इनडायरेक्ट मेथड्स वाला जो लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे शॉर्टर डिस्टेंसेस और ये इनडायरेक्ट मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहला मेथड जो आज हम पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन या एको मेथड। रिफ्लेक्शन या एको मेथड। ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन या एको क्या होता है? एको बेसिकली क्या है? साउंड जब जाती है और किसी बड़े ऑब्स्टिकल से जाकर के टकराती है और टकरा करके वापस आती है, गूंज जिसे हम बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में एको कहा जाता है। ठीक है। तो बेसिकली साउंड की गूंज आपने नोटिस किया होगा, अगर आप पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर आप पहाड़ के कोने पर ऐसे खड़े होकर के, खाई के पास खड़े होकर के चिल्लाते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, हिंदी मूवीज में। ठीक है ना, हीरो चिल्ला रहा है आई लव यू प्रिया और ये सब। ठीक है। और उसकी आवाज फिर गूंजती है। वो जो गूंज है दैट इज कॉल्ड एन एको। वो जो गूंजना होता है साउंड का, उसी को हम एको नाम देते हैं। ठीक है। अब ये एको जो है ये डिस्टेंस नापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मान लो ये एक पहाड़ है और मुझे इस पहाड़ की दूरी पता लगानी है कि ये पहाड़ मुझसे कितनी दूरी पर है। सपोज दिस इज अ हिल। ये एक हिल है। ठीक है। और ये जमीन है और मुझे पता लगाना है कि ये पहाड़, सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक, मुझे पता लगाना है कि ये पहाड़ मुझसे कितनी दूरी पर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर खड़े होकर के गन फायर करूंगा। ठीक है। अब गन फायर करने से आवाज पैदा होगी, लाउड साउंड, बहुत तेज आवाज। वो साउंड ऐसे जाएगी, पहले पहाड़ से टकराएगी और टकरा करके वापस आएगी। ठीक है। ये जो है ये वाली है ओरिजिनल साउंड जो मैंने गन फायर की करी थी, और ये वो साउंड है जो रिफ्लेक्ट होके आई है। तो ये है रिफ्लेक्टेड साउंड। सपोज मैं कहता हूं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी मेरे और पहाड़ के बीच में, उस डिस्टेंस को अगर मैं नाम देता हूं सपोज डी। लेट अस से डी इज द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द हिल। तो अब अगर आप नोटिस करो, मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ, ये जो साउंड गई और वापस आई, इसने कितनी दूरी चली? तो आप कहोगे सर डी जाते हुए और डी वापस आते हुए। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो साउंड ने चला, वो हुआ डी प्लस डी, दैट इज 2D। अब हम अगर अज्यूम कर लें कि जो साउंड है वो चलती है विद अ वेलोसिटी v। जो साउंड है वो कितनी स्पीड से चलती है? वेलोसिटी v। तो हम कहते हैं लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये जो दूरी उसने चली है, डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और जो t है वो हमने कहा टाइम ऑफ एको। ये टाइम ऑफ एको क्या है? आपने गन फायर करी, आवाज गई और आपको उस गन फायर की गूंज जितने समय में सुनाई दी, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ एको टी। तो अब डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। और मैंने डिस्टेंस कितना चला साउंड ने? 2D। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर डिस्टेंस d इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। इस मेथड से मैं इस हिल की, इस पहाड़ की दूरी कैलकुलेट कर सकता हूं। और ये जो मेथड मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया, इसी को हम कहते हैं एको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड। क्योंकि यहां पर मैंने साउंड की रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ हिल। यही सेम कॉन्सेप्ट इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं इन मेजरिंग द विड्थ या फिर क्रैक। अगर मान लो आपके पास एक मेटल की बड़ी सी शीट है, अब उसमें कहीं पर क्रैक है, आपको कैसे पता चलेगा? या उस शीट की थिकनेस एग्जैक्ट कितनी है वो कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए भी रिफ्लेक्शन मेथड का इस्तेमाल होता है। मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं ये कैसे। देखो, मान लो
ये मेरे पास मेटल की एक शीट है, क्यूबॉइड फॉर्म में मैं इसको ले रहा हूं शीट को। ठीक है भाई, अब मैं यहां से इंसिडेंट सिग्नल भेजूंगा इसमें। ये इसके इस सरफेस से जाकर के टकरा करके वापस आएगा। ठीक है, ये वाला जो सरफेस था इससे जाकर के टकरा करके वापस आ गया सिग्नल। अब सपोज इसकी जो थिकनेस है वो थी d, तो जाते और आते समय जो सिग्नल था भाई, ये इंसिडेंट सिग्नल, ये रिफ्लेक्टेड सिग्नल, दिस इज द इंसिडेंट सिग्नल। और ये है रिफ्लेक्टेड सिग्नल। अब ये जो सिग्नल है इसकी नेचर डिपेंड करती है कि मैं किस तरह के मटेरियल को यूज कर रहा हूं। कुछ में इसको अल्ट्रासोनिक वेव से यूज किया जाता है, कुछ में रेडियो वेव्स। डिपेंड करता है कि इसमें मैं कौन सा मटेरियल के लिए नाप रहा हूं, क्योंकि अलग अलग मटेरियल के सरफेसेस अलग अलग रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ सिग्नल लिखा गया है, मेंशन नहीं किया गया। ठीक है जी, तो अब इंसिडेंट सिग्नल और रिफ्लेक्टेड सिग्नल, इसने जाते हुए भी डी डिस्टेंस चला, आते हुए भी डी डिस्टेंस चला, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो हो जाएगा d प्लस डी, दैट इज 2d। और सपोज t जो था वो टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन या एको था। हमने नाप लिया कि जाने और आने में इसे कितना टाइम लगा, t टाइम लगा इसे ऐसा करने में। तो अब मेरे पास टाइम है, मेरे पास डिस्टेंस है, और सपोज इसकी स्पीड मैंने मान ली v। उस मटेरियल में, जिस भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो स्पीड है उस सिग्नल की वो है v। तो हम कह सकते हैं v इंटू टी इज इक्वल टू 2d। वेलोसिटी इंटू टाइम भी डिस्टेंस होता है, और हमने कैलकुलेट किया डिस्टेंस कितना है 2d। तो मेरे पास जो d है उसकी वैल्यू आ जाएगी v इंटू टी अपॉन 2। तो एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका एप्लीकेशन फर्क है। ठीक है, अब देखो यही सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं इंजीनियर्स पता लगाने के लिए कि कहीं इस टुकड़े में कोई क्रैक तो नहीं है, ये खराब तो नहीं है टुकड़ा, ये बीम खराब तो नहीं है। कैसे पता चलता है? मान लो अगर इस टुकड़े में, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसी ही बीम लेता हूं लेकिन उसमें एक क्रैक पैदा कर देता हूं। देखो किस तरह से ये एक्चुअली में एप्लीकेबल होगा। ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कैसे है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मान लो मेरा ये जो टुकड़ा है ये यहां पर क्रैक इसके अंदर पड़ा हुआ है, पतला सा क्रैक। तो वो क्रैक ऐसे जा रहा होगा यहां पर, यहां बीच में हवा आ जाएगी, क्रैक में हवा आ जाती है ना भाई, इस तरह से इसमें क्रैक आ गया। ठीक है, तो अब बीच में एयर आ गई। अब क्या होगा, जो सिग्नल है एक्चुअली में जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जब मैं सिग्नल यहां से डालूंगा ये सिग्नल इस क्रैक से ही रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगा। और अब जो टाइम लगेगा इसको टी डैश, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा टी डैश, इसकी वैल्यू टी से कम होगी, इस टी से कम होगी। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो सिग्नल था ये जितना समय लेना चाहिए था उससे कम समय में वापस आ गया। इसका मतलब इस बीम में कहीं पर बीच में क्रैक है और ये सिग्नल वहीं से वापस आ रहा है। और ये इस्तेमाल होता है बड़े स्केल पर, क्योंकि जब आपके पास जो बीम्स वगैरह होती हैं वो इतनी बड़ी और इतनी ढेर सारी हो जाती हैं कि उसको मैन्युअली एक एक इंच को चेक करना पॉसिबल ना हो, तब इंजीनियर्स इस इंजीनियरिंग अकूस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और तब वो पता लगा सकते हैं फॉल्ट इन एनी काइंड ऑफ बीम्स। ठीक है, तो ये एको मेथड का एक और एप्लीकेशन है। अब ये जो सेम एको मेथड है, इसी को अगर हम लाइट के साथ इस्तेमाल करें तब वो बन जाता है लेजर मेथड। देखो ये एको में हमने किसी तरह की साउंड का इस्तेमाल किया है। अब अगर मैं इसकी जगह लाइट का इस्तेमाल करूं
तब वो बन जाता है हमारा लेजर मेथड। क्या बन जाता है वो तब? लेजर मेथड। अब ये लेजर क्या है, पहली चीज तो भैया हमें समझना है ये लेजर क्या होती है, व्हाट इज एक्चुअली लेजर। ठीक है, ये जो लेजर वर्ड है ये एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, इट इज एन एक्रोनिम। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन by stimulated emission of radiation। ठीक है जी, अब नोटिस करो, LASER, लेजर। ठीक है, तो लेजर ये होती है। लेजर क्या है बेसिकली? लेजर होती है लाइट की एक बहुत इंटेंस बीम जो इस्तेमाल की जाती है जब हमें लाइट, बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम, लाइट की जो बीम होती है उसको पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बेसिकली पैरेलल बीम्स होती हैं लाइट की, विच आर हैविंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनके पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ये लाइट को एम्पलीफाई करके बनाई जाती है। इट इज जनरली मेड बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट। ये लाइट के एम्पलीफिकेशन से बनती है। मैं आपको एक्चुअली में दिखाता हूं। आई हैव अ लेजर विथ मी राइट नाउ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लेजर काम कैसे करती है। लेट अस सी कि ये लेजर क्या होती है एंड हाउ डज इट वर्क। देखो, आई हैव अ ग्रीन लेजर विथ मी राइट नाउ। तो अगर आप नोटिस करोगे, देखो आई विल शो यू, ये आप नोटिस कर रहे होगे यहां पर, दिस इज अ लेजर बीम। अब नोटिस करो तो कितना फाइन पॉइंट है ये, और ये रास्ते में हमको कहीं दिख नहीं रही है। तो ये लेजर होती है, दिस इज लेजर। ठीक है, अब ये लेजर क्या है, इसमें आप नोटिस करोगे या तो आपने देखा होगा रेड कलर की होती है या ये ऐसे ग्रीन कलर की है। ठीक है, तो ये सिंगल कलर की होती है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर। देखो अगर नोटिस करो, ये इट इज हैविंग अ सिंगल कलर, ये ग्रीन कलर की है, ऐसी रेड कलर की भी होती है। तो ये लेजर होती है। लेजर बेसिकली लाइट को मैं इतनी पास पास और पैरेलल बीम्स चलाऊं। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एक बल्ब को देखो, देखो मान लो ये मेरे पास एक बल्ब है, ये बल्ब है, तो आप नोटिस करोगे इससे जो रेडिएशन जा रही है वो लाइट ऐसे फैलती है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें जो लाइट होती है वो डाइवर्जिंग होती है। डाइवर्जिंग का मतलब फैलती हुई, बाहर की तरफ फैल रही है। अगर मैं इस लाइट को किसी तरीके से बिल्कुल पैरेलल बीम्स की फॉर्म में पास पास चला दूं ऐसे, तो ये बन जाती है लेजर। ये रूबी की मदद से या और क्रिस्टल्स की मदद से ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइट होती है डाइवर्जिंग, और ये होती है लेजर। तो इसमें लाइट की जो रेज हैं वो पैरेलल पैरेलल चल रही होती हैं। तो इसमें अगर मैं ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट यूज कर लूं, इंटेंसिटी हाई, ज्यादा पावर वाली, काफी ज्यादा इंटेंसिटी लाइट, तो वो इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो मेटल की शीट्स को भी काट सकती है। इट कैन हैव एनर्जीज विच कैन इवन कट थ्रू फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ स्टील। कुछ सेंटीमीटर मोटे, इतने मोटे मोटे स्टील के प्लैंक्स को भी काट सकती, इतनी पावरफुल तक बनाई जा सकती है ये लेजर्स। ठीक है, और ये इस्तेमाल होती है लेजर कटिंग के अंदर, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है इसका। बहुत फाइन जब कटिंग चाहिए होती है तब लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल ब्लेड्स का नहीं, क्योंकि वो उतनी अच्छी कटिंग नहीं कर पाते, इतनी फाइन कटिंग नहीं कर पाते जितना लेजर कर पाती है। तो लेजर क्या होती है, ये मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक, ये जो वर्ड है मोनोक्रोमेटिक, ये दो चीजों से मिलकर के बना है। एक है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। दूसरा है ये वर्ड क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल कलर्ड लाइट। जैसा अभी मैंने आपको शो किया, उसमें केवल ग्रीन लाइट थी, या आप लोगों ने भी देखा होगा
केवल रेड लाइट होती है, ओनली सिंगल कलर्ड लाइट, तो इट इज जनरली मोनोक्रोमेटिक। ये जो लेजर होती है ये मोनोक्रोमेटिक हाई पावर, और ये डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में चलती हुई डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं लेजर मेथड, ये इस्तेमाल कहां होता है? ये इस्तेमाल होता है सपोज मुझे मून का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अर्थ से मून की दूरी कितनी है, सपोज आई वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, तो जब अपोलो 11 गया था, याद है, फर्स्ट सैटेलाइट, पहला जो था मून पर लैंडिंग पहली बार हुई थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह का, याद है ना? ठीक है ना? तो उस समय पर वो लोग चांद के सरफेस पर रिफ्लेक्टर्स लगा करके आए थे। क्या लगा के आए थे? रिफ्लेक्टर। जैसे तुम्हारे घर में शीशा लगा होता है, डिश लगी होती, इसी टाइप का चमकीला रिफ्लेक्टर वो लोग चांद के सरफेस पर गाड़ के आए थे। ठीक है, तो अब क्या होता है, मान लो ये मून है और ये है हमारी अर्थ। ठीक है, हम यहां ऑब्जर्वेटरी से एक लेजर की बीम मून के उस रिफ्लेक्टर की तरफ पॉइंट करते हैं। ये लेजर की बीम जाती है उस पर और उस रिफ्लेक्टर से टकरा करके वापस आ जाती है। अब लेजर एक्चुअली में लाइट है, तो ये लाइट की ही स्पीड से चलती है। ठीक है, ये है इंसिडेंट बीम, ये है रिफ्लेक्टेड बीम। सपोज मैंने कहा जो अर्थ से मून का जो सरफेस है वो s डिस्टेंस की दूरी पर है, तो अगर आप नोटिस करो यहां पर ये जो लेजर थी इसने जाने और आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हो जाएगा s प्लस s, 2s। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2s डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब सपोज इसको जाने और आने में, यानी लेजर लाइट गई, रिफ्लेक्टर से टकराई, टकरा करके वापस ऑब्जर्वेटरी में रिसीव हुई, इस पूरी प्रोसेस में जो समय लगा वो लगा टाइम t। तो जो t है वो है टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लाइट को जा करके टकरा करके वापस आने में जो समय लगा वो लग गया t के बराबर। अब क्योंकि लेजर लाइट है तो इसकी जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड होगी, तो स्पीड ऑफ लेजर लाइट इज इक्वल टू c। इसकी वैल्यू कितनी होती है याद रख लेना ये बात, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। जो ये लेजर लाइट होती है, हर प्रकार की लाइट, किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी एक टाइप लाइट भी है, एक्सरे भी है, अल्ट्रावायलेट भी है, इंफ्रारेड भी है। ये सारी रेडिएशन, विजिबल लाइट, ये सब जो हैं ये कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी जो तुम्हारे सेलफोन टावर की आती है माइक्रोवेव, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। रेडियो वेव एफएम वाली वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती है, सेम स्पीड होती है इन सब रेडिएशंस की। साउंड नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद रखना, साउंड इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जांपल है एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ये सारी रेडिएशन जो मैंने बताई हैं ये सब इसी स्पीड से चलती हैं, दैट इज 3 इंटू 10⁸। इसमें ना तो साउंड आती है ना अल्ट्रासोनिक साउंड आती है। साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड की स्पीड ये नहीं होती, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है, कॉमन कंफ्यूजन होता है, गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक, तो ये स्पीड हो गई। अब देखो हमारे हिसाब से डिस्टेंस कितना चला उसने, 2s, और लाइट की स्पीड के हिसाब से उसने जो डिस्टेंस चला वो कितना चला, c इंटू टी। तो ये दोनों तो एक ही डिस्टेंस की बात हो रही है, तो मैं दोनों को क्या करूंगा, इक्वेट। तो इस तरह से s की वैल्यू आ जाती है c इंटू टी अपॉन 2। यहां पर c जो है वो है स्पीड ऑफ लेजर या सिंपली लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसीलिए मैंने कहा याद करने के लिए, क्योंकि कई बार ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये जो स्पीड ऑफ लाइट, थोड़े से एडिशनल बता रहा हूं, जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको हमेशा c से डिनोट किया जाता है। ठीक, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम,
is denoted by C। और ये जो C है, ये इसीलिए C से रिप्रेजेंट किया क्योंकि C stands for the word celeritas। ये जो C है, it stands for the word celeritas, जिसका मीनिंग होता है फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट को C सिंबल से डिनोट किया जाता है। यहां पर C वर्ड का मतलब होता है सेलेरिटस, जिसका अगर आप इंग्लिश में मतलब निकालें, दैट इज फास्ट। और ये मैक्सिमम स्पीड की लिमिट होती है, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं चल सकती। तो ये स्पीड की लिमिट आ जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के, विच इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम मून का या इवन नियर बाय प्लैनेट्स का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे वीनस का भी डिस्टेंस आप इस मेथड से निकाल सकते हो, नियर बाय प्लैनेट्स का। गॉट इट? तो ये मेथड कहलाता है लेजर मेथड। ठीक है, तो हम लोगों ने लेजर मेथड किया। अब हम लोग एक मेथड करेंगे, ये शब्द आपने सुना भी होगा, रेडार या रडार जिसे आप बोलते हो हिंदी में। ठीक है ना, इसको रेडार प्रोनाउंस करते हैं, बट आप रडार भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिपेंडिंग फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, प्रोनाउंसिएशन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रेडार होता है, ये क्या है? ये बेसिकली एक डिवाइस है जो इसी रिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है। फर्क क्या है? ना ये साउंड का इस्तेमाल करती है, ना ये लेजर का इस्तेमाल करती है, ये इस्तेमाल करती है रेडियो वेव्स का। ये जो रेडार है, ये यूज करता है रेडियो वेव्स, वो ही रेडियो वेव्स जो आप एफएम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। वेव उसी टाइप की है, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप एयरप्लेन को डिटेक्ट कर रहे हैं और बीच में आप वो रेडियो मिर्ची के साथ इंटरफेयर कर जाएं, पता चला, है ना। तो इसलिए दे यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इनकी फ्रीक्वेंसी बैंड अलग होते हैं, लेकिन होती नेचर में ये कौन सी वेव्स हैं? रेडियो वेव्स। अभी जो वर्ड रेडार है, ये क्या है? इट इज एन एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब शॉर्ट फॉर्म है ये भी, रेडार। रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, देखो, रेडियो का RADAR, रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, ये रेडार वाला मेथड नियर बाय प्लैनेट्स, जैसे आप वीनस का या मार्स का, इसकी दूरी पता लगा सकते हैं इस मेथड से। या ये मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है हम एविएशन इंडस्ट्री में या मिलिट्री में। वहां क्या होता है? वहां हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन्स या एनिमी ड्रोन्स, इन सब की इंफॉर्मेशन इसी मेथड से इस्तेमाल होती है। ये रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन के लिए जो सिग्नल है वो कौन सा होता है? रेडियो वेव्स। इट यूजेस रेडियो वेव्स फॉर द सेम रिफ्लेक्शन मेथड। अब इसमें होता क्या है, देखो, इसके अंदर बेसिकली अगर आप रेडार का इसको ब्रेक करोगे ये किन किन चीजों से बना है, तो आप नोटिस करोगे अ रेडार इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लो ये एक एनिमी प्लेन है, ठीक है, और ये उड़ रहा है स्पेस में। तो अब ये रेडार यहां से इसके ऊपर रेडियो वेव्स इंसिडेंट करेगा, इसके ऊपर रेडियो वेव्स छोड़ेगा। ये रेडियो वेव्स जा करके इससे टकराएंगी और टकरा करके इसके सरफेस से ये वापस आ जाएंगी। ठीक है, ये जो एंटीना है, दिस इज कॉल्ड द एंटीना।
दिस इज द एरोप्लेन, ये है रिसीवर और ये है स्क्रीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट वेव्स और ये वाली है रिफ्लेक्टेड। क्या होगा, ये रेडियो वेव्स जाएंगी, जाकर के एरोप्लेन की बॉडी से टकराएंगी, एरोप्लेन की बॉडी कुछ एब्जॉर्ब करेगी और कुछ रिफ्लेक्ट कर देगी। रिफ्लेक्ट वाली रेडियो वेव्स यही एंटीना रिसीव करता है। छोड़ी गई पल्स और आने वाली वेव के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसे ये रिसीवर मेजर कर लेता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो उस छोटे से टाइम इंटरवल को बहुत एक्यूरेटली नाप लेती है। दिस इज अ रिसीवर। ठीक, अब ये रिसीवर के अंदर कंप्यूटेशन होती है और फिर ये रिसीवर पता लगाता है कि ये कितनी दूरी पर है। उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आप नोटिस करो, सपोज जो डिस्टेंस है, जो हमारे पास एरोप्लेन था, सपोज उसका जो डिस्टेंस था वो है s। ठीक है, सपोज s जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड रेडार। रेडार और प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो है s। ठीक है, अब क्योंकि रेडियो वेव्स भी EM वेव्स हैं तो इसकी जो स्पीड है वो c के बराबर ही होती है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सपोज वेव्स को जाने में, टकरा करके वापस आने में जो टाइम लगा वो था t, टाइम इंटरवल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो डिस्टेंस चला वेव्स ने, s डिस्टेंस जाते हुए चला, s डिस्टेंस आते हुए चला, तो मैं कह सकता हूं s + s = c × t, या 2s = c × t, या s = c × t/2। इस तरह से हम वो जो एरोप्लेन होता है उसकी दूरी पता लगा सकते हैं और यही दूरी ये रिसीवर कंप्यूट करता है अंदर और फिर उसको स्क्रीन के ऊपर वो डॉट की फॉर्म में दिखाता है। देखा है ना आपने वो पिक्चरों में, एक ऐसे लाइन चल रही होती है स्क्रीन के ऊपर, टी 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 आवाज आ रही होती है ना, वो दैट इज एक्चुअली अ रेडार। ठीक है, तो हवा में काम करने के लिए, जमीन पर काम करने के लिए हम रेडार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यही काम हमें पानी के अंदर करना हो तब हम रेडार का नहीं, क्योंकि रेडियो वेव स्कैटर हो जाती हैं पानी में, तब हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सोनार का। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सोनार मेथड। अब ये सोनार क्या है, ठीक है, सोनार जो है वो रेडियो वेव्स का नहीं इस्तेमाल करता, इट यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है ये समझना जरूरी है। ठीक, हमने साउंड जो हमारी हियरिंग रेंज है, अगर आप देखो ध्यान से, हियरिंग रेंज ह्यूमंस की वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इतना तो पता है आपको। ठीक, इससे इधर हायर फ्रीक्वेंसी और इससे इधर लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशन होती है या साउंड होती है उसी को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है जी, तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है, ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से। हम लोग इस साउंड को नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन सकते हैं, जानवर कुछ सुन पाते हैं, हाथी सुन पाता है इस आवाज को, अल्ट्रासोनिक साउंड को। हम लोग ये नहीं सुन सकते। हमारी रेंज 20,000 हर्ट्ज पे जाकर के
खत्म हो जाती है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में हमारी हियरिंग रेंज है। उससे ज्यादा पर अल्ट्रासोनिक होती है, उससे कम पर इंफ्रासोनिक होती है। तो ये सोनार जो है ये उसी अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करता है, यानी ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, सच अ साउंड इज यूज्ड बाय दिस सोनार। ठीक है, ये जनरली फिशरमैन इस्तेमाल करते हैं इसको पता लगाने के लिए कहां पर मछलियां हैं नीचे, या सबमरीन्स इस्तेमाल करती हैं जहां पर उन्हें एनिमी शिप्स का पता लगाना होता है, भाई कितनी दूरी पर है, टॉर्पीडो छोड़ना है मुझे, कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है। तो उन सब चीजों के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो आपके साइंटिफिक शिप्स भी होते हैं जो पता लगाते हैं कि सी बेड कितनी गहरी जमीन पर जाकर के समुद्र का तल है, वो पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हम उसी मेथड को सीख रहे हैं, कैसे मैं समुद्र की गहराई पता लगा सकता हूं बाय यूजिंग अ सोनार। ठीक, तो ये जो सोनार है ये भी एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है किसके लिए भैया, देख लेते हैं। ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसमें साउंड का SO, नेविगेशन का N एंड NR ये आ गया सोनार, इसीलिए इसको बोला जाता है सोनार। ठीक है, ये तुम्हारे घर में वो ज्वेलरी मम्मी के हार बनाने वाला सुनार नहीं है, ये सोनार है, याद रखना जरा। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये एक शिप है जो कि समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए गवर्नमेंट का एक शिप है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इसके ऊपर लदे हुए हैं और ये समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए निकला है। ठीक है भैया, अब ये पानी में चल रहा है ऐसे। ठीक है, और यहां नीचे ये समुद्र का तल है, दिस इज द सी बेड। ठीक है, अब जो समुद्र की गहराई है सपोज हम उसे मान लेते हैं वो है D। ये D हमको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द सोनार। तो क्या करता है ये शिप, इसके नीचे सोनार का इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को सी बेड की तरफ फायर करता है, हाई इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी, क्योंकि उसे कई किलोमीटर जाकर के वापस आना है। तो बहुत हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक साउंड का सिग्नल होता है। ये सिग्नल समुद्र के तल से टकराता है और टकरा करके वापस शिप पर रिसीव कर लिया जाता है। तो इस जाने में और आने में जो टाइम है वो नोट कर लेता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं सोनार में, तो वो ये टाइम नोट कर पाते हैं। तो सपोज हमने कहा वो टाइम जो है वो है T, ये है टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वो समय है जिसमें साउंड टकरा करके, अल्ट्रासोनिक साउंड समुद्र के तल से टकराती है और टकरा करके वापस रिसीव हो जाती है। ठीक, तो अब टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन वो है T। अब जो डिस्टेंस चला या डेप्थ ऑफ सी वो हमने मान ली वो है D। ठीक है, समुद्र की गहराई कितनी है D। और ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है इसकी स्पीड हम मान लेते हैं वो है V, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इन वाटर, क्योंकि पानी में है ना ये, तो पानी के अंदर इसकी स्पीड सपोज V है, आपको ये पता है। तो अब जाने और आने में जो इसने साउंड ने डिस्टेंस चला वो लगभग कितना था 2D। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर 2D इज इक्वल टू V इंटू T, या D इज इक्वल टू V इंटू T अपॉन 2। इस तरीके से इस रिफ्लेक्शन मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि जो समुद्र तल है वो कितनी गहराई पर जा करके हमको मिलेगा। तो इस मेथड से हम पता लगा पाए कि कितनी गहराई पर जा करके हमारा जो समुद्र तल है। आई होप यहां तक तो आप लोगों को सबको ये मेथड इनडायरेक्ट वाले समझ में आ गए होंगे।